गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बॉटनी सेक्शन का थर्ड चैप्टर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सो अगर हम अपने पहले टॉपिक की बात करें दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। सो हम प्लांट ब्रीडिंग से शुरू करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिज़ायर्ड प्लांट स्पीशीज़ को सिलेक्ट करेंगे और उनको आपस में ब्रीड करवाएंगे। देन हमें कुछ ऐसे डिज़ायरेबल ट्रेट्स मिलेंगे जिनमें कुछ ऐसी खूबियाँ होंगी जो कि बाकी क्रॉप्स में नहीं होंगी। ठीक है। सो बेसिकली एक बहुत सिंपल सा मेथड है, आजकल काफ़ी इसे लोग फॉलो कर रहे हैं, फार्मर्स, ब्रीडर्स। प्लांट ब्रीडिंग तो अब एक सब्जेक्ट बन चुका है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि हम कुछ ऐसी वेराइटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ऐसी कुछ अगर सपोज करो एक प्लांट है जिसमें काफ़ी हाई यील्ड है, उसकी फसल काफ़ी अच्छी देता है वो, और एक प्लांट है जिसमें ये है कि कीड़ा नहीं लगता इतनी जल्दी। ठीक है। सो क्या किया जाता है, ऐसी दो वैरायटीज़ को ब्रीड करवाया जाएगा। दे विल बी क्रॉस ब्रीड टुगेदर। हम उनको सेलेक्ट करेंगे, क्रॉस ब्रीड करवाएंगे। ठीक है। आगे जो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होंगे उनके पास वो दोनों के दोनों डिज़ायरेबल ट्रेड्स आ जाएंगे, यानी कि एक ट्रेड दोनों के दोनों ऐसे ट्रेड्स आ जाएंगे जिसमें वो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ भी होंगी और साथ में क्या होगा कि उनको कीड़ा भी नहीं लगेगा, पेस्ट रेजिस्टेंस भी होंगे। सो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें क्या है कि हम सेलेक्ट करते हैं और ब्रीड करवाते हैं डिज़ायर्ड वैरायटीज़ को, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल सके प्लांट की, पेस्ट रेजिस्टेंस मिले और जितने भी कीड़े पतंगे हैं उनसे बचाव हो सके। तो प्लांट ब्रीडिंग में कुछ ऐसे मेन स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले जो प्लांट ब्रीडिंग का मेन मकसद होता है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं, वेरिएबिलिटी की कलेक्शन करना, क्रॉप्स उनकी हम कलेक्शन करेंगे ताकि वेरिएबिलिटी, जैसे कि सपोज़ करो हमें कलेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है जितनी डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़ होंगी, स्पीशीज़ होंगी। ठीक है। सो ऐसा क्या किया जाता है कि जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया जाएगा। आप कुछ ले सकते हैं, लाइक कुछ प्लांट्स के सीड्स हो सकते हैं, वो पॉलन्स हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकता है कि जिनमें वो मटेरियल हमारे पास आ जाए, वैराइटीज़ हमारे पास आ जाएं, और उससे क्या हो जाएगा। सो कलेक्शन में आई मीन कुछ भी हो सकता है। सो वो सीड्स हो सकते हैं या पूरा का पूरा प्लांट हो सकता है, पॉलन्स हो सकते हैं। सो इस तरह से क्या किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह से मटेरियल कलेक्ट किया जाता है। सो देन उसके बाद स्टेप आता है इवैल्यूएशन का और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होगा कि जितने भी प्लांट ब्रीडर्स हैं वो इवैल्यूएट करेंगे कि हमें कैसा चाहिए कैरेक्टर्स, कैसा डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक पेरेंट के पास अच्छी यील्ड है कि फसल अच्छी मिलती है और जल्दी तैयार होती है, और एक के पास ये है कि उसे कीड़ा कम लगता है, क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है कि फसलों पे कीड़े पतंगे, अंदर कोई ऐसा इंटरनल डिजीज़ आ जाता है। सो ऐसे कुछ पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे जिनमें वो दोनों ही ऐसी वैरायटीज़ मौजूद होंगी जो हमें चाहिए। ठीक है। देन उसको क्या किया जाएगा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की जाएगी और फिर ऐसे करेक्टर्स और जीन्स उस प्रोजेनी में आ जाएंगे। ठीक है। सो इससे क्या होगा कि इस तरह से हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इवैल्यूएशन और सिलेक्शन में क्या होगा कि डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स हम सेलेक्ट करते हैं, जर्म प्लाज्म लिया जाता है, बेसिकली वाइल्ड हो सकते हैं, कल्टीवार्स हो सकते हैं। फिर देन उनकी रिकम्बिनेशन से हम क्या करेंगे कि जैसे हम दो पेरेंट्स को कंबाइन करवाएंगे, देन उनके बाद उन्हें सेपरेट करवाएंगे, फिर उनकी स्क्रीनिंग और सिलेक्शंस होती हैं एंड देन न्यू वैराइटीज़ फॉर्म होती हैं। सो इस तरह से ये दो मेन स्टेप्स हैं प्लांट ब्रीडिंग में। सॉरी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में ये हो सकता है ये प्लांट ब्रीडिंग वाला क्वेश्चन ही आई मीन 5 या 3 मार्क्स में आ सकता है। एप्लीकेशंस में ये है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक है। मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई बार वायरस, बैक्टीरिया, फंगल अटैक हो जाता है क्रॉप स्पीशीज़ पे। सो कई बार क्या होता है कि 20 से 30% फसल जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन से मतलब उनको अटैक हो जाते हैं, डिजीज्ड हो जाते हैं हमारे प्लांट्स।
सो उनसे बचाती है। देन उसके बाद ये एक ऐसा मेथड है जो डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। सो हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं हम, सिलेक्शन करवाते हैं, सो टेस्टिंग भी होती है इसमें देन कि कैसी वैरायटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं। सो इनमें क्या है, पेस्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी प्रोड्यूस्ड होती है इस ब्रीडिंग से। और फूड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी योगदान है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी प्लांट ब्रीडिंग से काफ़ी क्वालिटी, उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है फूड का वो इम्प्रूव हुआ है, फूड की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो फूड में प्रेजेंट होने चाहिए, क्रॉप्स में प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इम्प्रूव हुए हैं। देन म्यूटेशनल ब्रीडिंग फॉर ऑब्टेनिंग न्यू ट्रेड्स। म्यूटेशनल ब्रीडिंग में क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे म्यूटेशंस यानी कि चेंजेस प्रोड्यूस किए जाएंगे प्लांट्स में, केमिकल्स के थ्रू भी हो सकते हैं या एक्सरेज के थ्रू भी हो सकते हैं। जैसे एक वैरायटी बनाई गई थी कुछ ऐसे म्यूटेशंस करके, चेंजेस करके, न्यूक्लियोटाइड जीन के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, आप सब इसके बारे में जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के बारे में हमने डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ा है। सो जेनेटिक वे में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को कुछ इस तरह से चेंज करके न्यू वेराइटीज़ बनाई जाएंगी, और उसके बाद ये जो म्यूटेशंस और चेंजेस हैं ये प्लांट्स में लाए जाते हैं या तो केमिकल्स के थ्रू या तो एक्सरेज के थ्रू। सो एक वैरायटी थी मूंग बीन वैरायटी, जो कि म्यूटेशंस के थ्रू प्रोड्यूस हुई थी। सो ये वैरायटी जो थी वो एक येलो मोज़ेक वायरस होता है, वायरस उसका नाम है येलो मोज़ेक वायरस, वो मूंग बीन को अफेक्ट करता है। सो उस वैरायटी में क्या था, इसकी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई थी। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। इससे आप ऑलरेडी पहले भी फैमिलियर हैं, हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है या माइक्रो प्रोपगेशन क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिकली एक टेक्निक है। इस टेक्निक क्या है, इसे हम इन विट्रो ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लैब्स वगैरह में परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कुछ प्लांट सेल्स की, टिश्यूज़ की, ठीक है, या कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, वो तैयार किए जाते हैं एक सूटेबल आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में। यानी कि हम कल्चर तैयार करेंगे लैब्स में और वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्स की, टिश्यूज़ की या ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब का सब इन्वामेंटल कंडीशंस में, अंडर इन्वामेंटल कंडीशंस में रहता है। और ये बड़ी ही स्किलफुल और इसके लिए काफ़ी मैन पावर चाहिए एंड स्किलफुल इक्विपमेंट्स में ही परफॉर्म होता है ये। सो पहला जो टिश्यू कल्चर टेक्निक थी, इसे सजेस्ट किया था गोटेब हैबर्टलैंड ने 1898 में। तो टिश्यू कल्चर जो है बेसिकली क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है, इन विट्रो टेक्निक है जहाँ पे हम प्लांट सेल्स की, टिश्यूज़ की या ऑर्गन्स की आर्टिफिशियली ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, कल्चर मीडियम में इस तरह से केमिकल्स के थ्रू कोई टिश्यू या सेल ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। देन उसके बाद जब वो थोड़ा मेच्योर वन हो जाएगा, उसे हम नर्सरीज़ में लेके जाते हैं। नर्सरीज़ में फिर देन वो एक पूरे एक पौधे में खिल के उभर के आता है। सो टिश्यू कल्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम इस तरह लैब्स में क्यों परफॉर्म करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। और जब हम वेजिटेटिव पार्ट्स यूज़ करते हैं प्लांट्स के, ठीक है, उनके थ्रू अगर हम रिप्रोड्यूस करवाएंगे, सो माइक्रो प्रोपेगेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स एंड देयर यूज़ इन द प्लांट ब्रीडिंग। हैप्लॉइड्स आपको पता ही है, सिंगल सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, उन्हें हम हैप्लॉइड्स कहते हैं। सो उनका प्लांट ब्रीडिंग में किस तरह से यूज़ है हैप्लॉइड्स की प्रोडक्शन में। देन वी हैव एम्ब्रियो रेस्क्यू फॉर सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन। समटाइम्स क्या होता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन से दो वैराइटीज़ को क्रॉस ब्रीड करवाते हैं और जो आगे प्रोजेनी निकल के आती है, जो एम्ब्रियो जो बनता है, वो कुछ सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं है, वो जल्दी ही डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, इट वुड बी डीजेनरेट सून। सो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। सो वही मेथड अगर हम टिश्यू कल्चर के अंडर करवाते हैं, लाइक टिश्यू कल्चर के थ्रू करवा रहे हैं अगर हम, वो टिश्यू कल्चर में है, यानी कि हम उसको आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं, वो जब तक पूरा बन नहीं जाता एक नन्हे पौध में, यानी कि सीडलिंग्स में, सैपलिंग जो हम लेते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हम
उसको अपने मतलब उसमें प्रिपरेशन में रहते हैं, फिर उसके बाद उसको हम नर्सरीज में ट्रांसफ़र करते हैं। सो ये एम्ब्रियो रेस्क्यू एक तरह से है, ठीक है। देन इंडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स, हम किस तरह से म्यूटेंट्स की सिलेक्शन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ जैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टिश्यू कल्चर में हम पूरी निगरानी में रहते हैं कि किस तरह से कैसी हमने सिलेक्शन की है, कैसा आगे जो टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं वो कैसे बनेंगे। सोमा क्लोनल वेरिएशंस एंड प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी। प्रोटोप्लास्ट किया जाता है, जैसे एक प्लांट का प्रोटोप्लास्ट निकाला जाएगा, दूसरी वैरायटी या क्रॉप का प्रोटोप्लास्ट लेकर जाएगा, उस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन किया जाएगा ताकि एक तरह से न्यू वैरायटी इंट्रोड्यूस्ड हो। प्रोटोप्लास्ट आपको पता ही है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इंक्लूड करके प्रोटोप्लास्ट बनता है, एंड इट इज़ अ लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। देन वी नेक्स्ट हैव सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी जो है वो दो वर्ड्स का मिलकर बना है, टोटस एंड पोटेंट मीन्स कि इतनी क्षमता होना, एबिलिटी होना कि वो डिवाइड कर सके, ठीक है। सो टोटस मीन्स एंटायर एंड पोटेंट मीन्स टू एबल टू हैव पावर। सो टोटिपोटेंसी में क्या है कि जब एक सिंगल सेल में इतनी एबिलिटी हो, पावर हो कि वो डिवाइड कर सके, और उस सिंगल सेल से क्या हो कि बाकी जितने भी सेल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के वो बन सकें, ठीक है। सिंगल सेल डिवाइड करेगा और बाकी सारे जितने भी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करेगा, ताकि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सारे सेल्स प्रोड्यूस हो सकें। सो दिस इज सेलुलर टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो हैबर्टलैंड ने 1902 में दिया था। सो सिग्निफिकेंस क्या है सेलुलर टोटिपोटेंसी का? सेलुलर टोटिपोटेंसी जो है यानी कि टोटिपोटेंट सेल्स जो हैं वो, जैसे हम कैलस कल्चर तैयार करते हैं, कैलस कल्चर क्या होता है? हमारा अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, एक ऐसा सेल्स का ग्रुप जो अभी मतलब डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, ठीक है, एक ऐसे इकट्ठा ही है, क्लम्प्स बने हुए हैं, वो बिल्कुल एक तरह से सीरियल वाइज अरेंज नहीं है। सो टोटिपोटेंट सेल्स कैलस कल्चर में क्या करते हैं कि उन्हें हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। सपोज़ हमारे पास कोई एक ऐसी वेराइटी का सेल है, जो कैलस सेल है, मतलब कि बहुत सारे मास ऑफ सेल है। सो उन्हें हम क्रायो प्रिजर्व करेंगे। क्रायो प्रिजर्व होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो सीड हो, चाहे वो सेल्स हों, टिश्यूज़ हों, ऑर्गन्स हों, उन्हें हम बिल्कुल डीप फ्रीज़ करें, टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दें, ठीक है। सो जैसे हम फ्रिज में कई बार क्या करते हैं, चीज़ ख़राब ना हो जाए तो हम उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देते हैं। सो वैसे ही है कि टोटिपोटेंट सेल्स को क्या करते हैं हम थोड़े से कैलस सेल्स के साथ मिक्स करके लॉन्ग पीरियड के लिए क्रायो प्रिजर्व कर देंगे, ताकि एक तरह से जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन हो जाए। जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन भी यही होती है। और फिर जो हमने सेल्स स्टोर किया होगा ये आगे जाके हमें काम आएंगे, ख़राब भी नहीं होंगे क्योंकि डीप फ्रीज्ड हैं, आगे जाके हमें काम आएंगे और एक नई वेराइटी तैयार हो सकती है। सेलुलर टोटिपोटेंसी का रोल एक इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन में भी है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाई हो सकता है प्लांट, देन उसके बाद हमारे पास म्यूटेशंस में भी इसमें म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। हमें एक सेम डिप्लॉयड प्लांट्स मिल सकते हैं बट जो होमोजाइगस हों, ठीक है, मतलब सेम उनका जेनेटिक कॉन्सेप्ट हो। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन एक्चुअली एक तरह से एक ऐसा ब्रीडिंग प्रोग्राम है जिससे हमारे जो फूड है, ठीक है, जो क्रॉप है या फूड है या प्लांट फूड है, उसमें क्या होगा कि मिनरल्स, वाइटामिन्स और प्रोटीन्स जो हैं वो इंक्रीज़ की जाएंगी और अच्छे और हेल्दियर फैट्स लाए जाएंगे। मीन्स कि ये क्रॉप क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, प्रोटीन कंटेंट को इम्प्रूव कर देगा, अगर ऑयल प्रेजेंट है तो ऑयल के कंटेंट और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। टोटली हमारा फूड है, जो हमारी क्रॉप है, वो बिल्कुल न्यूट्रिशनली भी चेंज हो जाएगी और क्वालिटी वाइज भी चेंज हो जाएगी। सो बायोफोर्टिफिकेशन एक ब्रीडिंग प्रोग्राम है, अगेन प्लांट ब्रीडिंग का प्रोग्राम है, जिससे क्या होगा मिनरल्स, वाइटामिन्स और प्रोटीन्स एंड फैट्स सब कुछ बिल्कुल मॉडिफाई हो जाएगा और अपने अपने लेवल्स में इंक्रीज़ हो जाएगा। लेवल्स में इंक्रीज़ होने का मतलब है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जितनी हमें उस क्रॉप में वाइटामिन्स, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जितनी उनकी ज़रूरत होनी चाहिए उस फैट में, उतनी हमें
उस क्रॉप में मिलेगी ताकि हम कंज्यूम कर सकें और हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है वो पूरी हो सके. सो हायर वाइटामिन कंटेंट, हायर माइक्रो न्यूट्रेंट एंड अदर मिनरल्स कंटेंट. कई बार क्या होता है कि जितने भी हम गेहूँ, चावल, अनाज जो हम खाते हैं, इनमें बहुत सारे ज़रूरी अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, इनकी कमी होती है. सो बायोफोर्टिफिकेशन एक एक इम्प्रूविंग प्रोग्राम है ब्रीडिंग में, जिससे हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं. देन वी हैव सिंगल सेल प्रोटीन्स. सिंगल सेल प्रोटीन्स और माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी आप कह सकते हैं. ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, एडिबल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, अब हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कंज्यूम नहीं कर सकते, बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. तो जितने भी एडिबल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये प्रोटीन्स उनकी बॉडी से निकलेंगी. इन्हें आप माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी कह सकते हैं. तो जितना भी बायोमास है या प्रोटीन है जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर से निकालेंगे, चाहे वो कल्चर प्योर हो या मिक्स्ड हो. प्योर का यहाँ पे मतलब होगा कि टोटली वो बैक्टीरियल प्रोटीन हो सकती है, टोटली फंगल प्रोटीन हो सकती है, और या एल्गल प्रोटीन हो सकती है. मिक्स्ड कल्चर का मतलब है एल्गी, यीस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, सबकी प्रोटीन को मिक्स करके एक ऐसा कल्चर तैयार हो, और देन वो प्रोटीन जब हमारे प्रोडक्ट्स में आना शुरू हो जाए, ताकि ह्यूमन के अंदर जितनी भी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो उसकी नीड कंप्लीट हो सके और हेल्दी डाइट हमें मिल सके. इसको हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं. ठीक है, सो ये एज ए इंग्रेडिएंट हम ले सकते हैं या सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं बहुत सारे प्रोटीन रिच फ्रूट्स के, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल वैलिड है और सूटेबल है. सो आज के टाइम पे जो सिंगल सेल प्रोटीन या जिसे आप SCP भी कहते हैं, ये बेसिकली बहुत इसका प्रचलन चल रहा है. इसको बहुत ग्रो किया जा रहा है एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट्स पे, और इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल. सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं. इसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.